नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। केंद्र सरकार ने किसानों को अगले दौर के वार्ता के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल शिखर बैठक करेंगे। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.51% हुई। कोरोना वायरस के नए रूप के संक्रमण के खतरे को देखते हुए कई यूरोपीय देशों ने ब्रिटेन की उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया। और सरकार ने अगले वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 4 स्वदेशी खेलों को शामिल किया। समाचार प्रभात में प्रियंका अरोड़ा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने आंदोलनकारी किसानों से अगले दौर की वार्ता के लिए तारीख तय करने को कहा है। कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने किसान संगठनों को लिखे पत्र में उनसे जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए बातचीत का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र किसानों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों का खुले मन के साथ समाधान ढूंढने के सभी प्रयास कर रहा है। श्री अग्रवाल ने कहा कि सरकार मुद्दे का हल ढूंढने के लिए नई दिल्ली के विज्ञान भवन में अगले दौर की बैठक आयोजित करने के इच्छुक है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि सरकार ने कई अन्य किसान संगठनों के साथ बैठक की और इस मुद्दे पर उनके सुझाव मांगे। इससे पहले किसानों के नेताओं ने कृषि कानूनों के कुछ प्रावधानों को संशोधित करने के सरकार के मसौदा प्रस्ताव को खारिज कर दिया था और बैठक में भाग लेने से इनकार कर दिया था। इसके बाद किसानों और सरकार के बीच छठे दौर की बातचीत रद्द हो गई थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने नए कृषि कानूनों का समर्थन किया है। हिंद मजदूर किसान समिति के एक शिष्टमंडल ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भेंट की और उन्हें नए कृषि कानूनों के समर्थन के बारे में एक ज्ञापन दिया। समिति के सचिव सतीश ने कहा कि नए कृषि कानून किसानों के हित में है और उनका संगठन इन कानूनों का पूरी तरह समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि ये कानून बिचौलियों से किसानों का शोषण समाप्त करने में मददगार होंगे। श्री सतीश ने बताया कि संगठन ने नए कानूनों में कुछ संशोधन करने का सुझाव सरकार को दिया है। इनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीद जारी रखना सुनिश्चित करने का सुझाव शामिल है। हिंद मजदूर किसान समिति 7वां किसान संगठन है जिसने कृषि कानूनों पर सरकार का समर्थन किया है। इससे पहले हरियाणा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के किसानों ने कृषि कानूनों का समर्थन किया था। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर लद्दाख सहित महत्वपूर्ण सामरिक ठिकानों पर तैनात सैन्य इकाइयों की आपूर्ति ठप करने का आरोप लगाया है। विपक्ष पर आंदोलन भड़काने का आरोप लगाते हुए श्री राय ने कहा कि सरकार युक्तिसंगत मांगों पर विचार करने को तैयार है, लेकिन निहित स्वार्थी तत्व किसानों को गुमराह कर रहे हैं। पटना में किसानों और भाजपा कार्यकर्ताओं की सभा में श्री राय ने नए कृषि कानूनों का पूरा बचाव किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के साथ हैं, इसलिए किसानों को कोई नहीं ठग सकता। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा है कि असली किसान हाल में पारित किए गए 3 केंद्रीय कानूनों का स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने तमिलनाडु के तंजावुर में किसानों से बातचीत करते हुए 3 कृषि कानूनों की विशेषताओं की जानकारी दी। श्री सिंह ने कहा कि किसान विरोध प्रदर्शन राजनीति से प्रेरित है। केंद्रीय मंत्री ने दोहराया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली जारी रहेगी और अनुबंध कृषि से किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि किसान मंडी में अपनी उपज बेचने से मुक्त हैं और वे देश में कहीं पर भी बेच सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो विपक्षी दल देश का विकास नहीं चाहते, वे कृषि कानूनों को लेकर किसानों को गुमराह कर रहे हैं। कल अयोध्या जिले के कुमारगंज में नरेंद्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एक किसान गोष्ठी में उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें हमेशा किसानों की भलाई के लिए काम कर रही हैं।
उन्होंने कहा कि देश के विकास का रास्ता किसानों के खेतों से होकर जाता है और इसी कारण किसानों को संपन्न और सुखी बनाना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। सरकार चालू खरीफ विपणन मौसम में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर लगातार खरीद कर रही है। इस मौसम में 15 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से करीब 413 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया। पिछले साल इस समय तक 337 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदा गया था। कुल खरीद में 30 नवंबर तक अकेले पंजाब से 202 लाख 77 हजार मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। ये देश में कुल खरीद का 49.1% है। मौजूदा सीजन में 48 लाख 56 हजार किसानों को एमएसपी के आधार पर 77,957 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया। सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के जरिए एमएसपी पर 1,95,899 मीट्रिक टन मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन की खरीद की है। इसके लिए तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान में 1,08,310 किसानों को 10 अरब 50 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया। देश के 10 राज्यों में एमएसपी पर कपास की खरीद भी जारी है। इसके लिए 11,24,252 किसानों को 1 अरब 68 अरब 65 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वियतनाम के प्रधानमंत्री नोएन सिन फुक के साथ आज वर्चुअल शिखर बैठक करेंगे। बैठक के दौरान दोनों नेता आपसी, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे और भारत वियतनाम व्यापक कार्यनीतिक भागीदारी को आगे बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश देंगे। वर्ष 2020 में दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय विचार विमर्श का दौर जारी रहा है। दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस वर्ष 13 अप्रैल को टेलीफोन पर बातचीत की थी, जिसमें कोविड महामारी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा हुई। वियतनाम की उपराष्ट्रपति डांग थी न्योक तिन इस वर्ष फरवरी में सरकारी दौरे पर भारत आई थीं। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की सह अध्यक्षता में संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक वर्चुअल रूप से इस वर्ष 25 अगस्त को हुई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 27 नवंबर को वियतनाम के रक्षा मंत्री के साथ ऑनलाइन बैठक की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ हर्षवर्धन भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। समाज में वैज्ञानिक मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने विज्ञान भारती के साथ मिलकर वर्ष 2015 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की परिकल्पना की थी। इसका उद्देश्य आम लोगों को विज्ञान के साथ जोड़ना है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का लक्ष्य युवाओं में 21वीं शताब्दी के कौशल विकसित करना है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.51% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ठीक होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 95,80,000 हो गई है। वर्तमान में देश में संक्रमण के 3,05,000 मरीज हैं और ये कुल मरीजों का 3.04% है। मंत्रालय ने बताया है कि इस समय 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड के 20,000 से भी कम मरीज हैं। इसमें से केरल और महाराष्ट्र में 40% मरीज हैं। देश में अब तक संक्रमण के शिकार लोगों की संख्या बढ़कर 1,31,00,000 हो गई है और मृत्यु दर 1.45% है, जो दुनिया में सबसे कम है। मरने वालों की संख्या अब तक 1,45,477 दर्ज की गई। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक 16 करोड़ 11 लाख कोविड जांच की जा चुकी हैं। सरकार ने कहा है कि कोविड से बचाव के लिए भारत में विकसित किया जा रहा टीका किसी भी अन्य देश में तैयार किए गए टीके के समान कारगर होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड वैक्सीन के विभिन्न पहलुओं पर बार बार पूछे जाने वाले सवालों के जवाब के लिए एक श्रृंखला जारी की है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि देश में विकसित टीके की सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न चरणों में परीक्षण जारी हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि टीके की सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित किए जाने के बाद ही टीके को पेश किया जाएगा। टीकाकरण केंद्र पर बुखार, दर्द जैसे मामूली प्रभाव हो सकता है। ये प्रभाव किसी भी टीके में हो सकता है। राज्यों से सुरक्षित कोविड-19 टीका वितरण के दौरान किसी भी प्रभाव से निपटने के लिए व्यवस्था करने को कहा गया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि सरकार के समग्र प्रयासों के कारण कोविड महामारी से निपटने के मामलों में भारत हर क्षेत्र में अन्य देशों से बेहतर है। 1 मिलियन से 1.5 मिलियन के बीच में रोज टेस्ट हो रहे हैं। 16 करोड़ से ज्यादा टेस्ट भारत में हो गए हैं। केसेस पर मिलियन, डेथ्स पर मिलियन, टेस्ट पर मिलियन, कोई भी पैरामीटर आंकड़े से दुनिया से कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि भारत बेहतर है। इतनी बड़ी मात्रा में देश ने पीपीई की, N95 मास्क की, वेंटिलेटर्स की, दवाइयां, ये सब चीजें उपलब्ध कराई हैं और आज दुनिया के दूसरे देशों को हम देने की स्थिति में हैं। आने वाले महीनों में 30 करोड़ भारत के लोगों को अपने इंडिजिनस वैक्सीन, यानी हम वैक्सीन के प्रोडक्शन के मामले में, वैक्सीन की रिसर्च के मामले में भी आत्मनिर्भरता की ओर प्रधानमंत्री जी के मंत्र के अनुरूप सफलता प्राप्त कर रहे हैं। दिल्ली में कल कोविड के 1091 नए रोगियों का पता चला। राष्ट्रीय राजधानी में अब संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या 6,17,000 से अधिक हो गई है। दिल्ली सरकार ने बताया कि कोरोना वायरस से 5,96,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। दिल्ली में कल 1,275 लोग स्वस्थ हुए, जबकि 26 लोगों की मौत हुई। राष्ट्रीय राजधानी में कोविड से अब तक 10,277 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कल 1,34,633 कोरोना नमूनों की जांच की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में अब तक कुल 2,24,39,369 कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 1,247 कोरोना के नए रोगी सामने आए और प्रदेश में कोरोना के सक्रिय रोगियों की संख्या 17,243 हो गई है। इस दौरान कोरोना से ठीक होने की दर बढ़कर 95.57% हो गई और अब तक प्रदेश में 5,49,190 रोगी कोरोना से ठीक होने के बाद डिस्चार्ज कर दिए गए। कोरोना रोगियों के इलाज के लिए ई-संजीवनी पोर्टल काफी लाभदायक सिद्ध हुआ है और इसके द्वारा अब तक 2,94,778 लोगों ने चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त किया। इस दौरान कोविड-19 के समुचित टीकाकरण के लिए मेडिकल स्टाफ का जनपद स्तर पर प्रशिक्षण लगातार जारी है। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बिहार में अब तक 2,40,915 कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। कोविड रोगियों की संख्या निरंतर कम हो रही है। इस समय 4,976 मरीज विभिन्न अस्पतालों में उपचार करा रहे हैं। राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.44% हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से 1.93% अधिक है। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1,010 नए रोगियों की पुष्टि हुई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 93.13% हो गई है। गुजरात में कोविड-19 संक्रमण के अब तक 2,35,299 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 2,19,125 मरीज ठीक हो चुके हैं। कल 1,190 मरीजों के ठीक होने के साथ अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राज्य में अब तक 90,53,000 से अधिक लोगों का कोविड-19 के लिए परीक्षण किया जा चुका है। संक्रमण के सबसे अधिक 215 नए मामले कल अहमदाबाद में दर्ज हुए, जबकि सूरत में 166 मामले सामने आए। राज्य में इस वक्त 11,940 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 61 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। कल 7 मरीजों की मृत्यु के साथ राज्य में कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 4,234 हो गई है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। कर्नाटका में कोरोना के कल 1,194 नए रोगियों का पता चला और 5 रोगियों की मृत्यु हो गई। 1,062 लोगों को कोविड से स्वस्थ होने पर राज्य के विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। राज्य में कोविड संक्रमण की दर 1.8% और मृत्यु दर 0.41% दर्ज हुई। मरीजों के कोरोना से मुक्त होने की दर लगभग 97% है। आकाशवाणी से बातचीत में नई दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने
कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए कपड़े से बने मास्क लगाने का महत्व बताया। कपड़े का मास्क अस्पतालों में भी यूज करा गया डॉक्टर्स के द्वारा, क्योंकि बड़ा अच्छा और किफायती और एहतियात वाला मास्क होता है। सिर्फ एक इसको धोना जरूरी है। ये देखिए कि जो कोविड का वायरस है उसके ऊपर एक चिकनाई की लेयर होती है, तो अगर हमारे पास चिकनाई की लेयर आ जाती है वो फिसलता रहता है। इसको निकालने का एक ही तरीका है, साबुन लगाइए। जहां आपने मास्क को या कपड़े को या शर्ट को साबुन पानी से धो दिया तो वायरस जो है चिकनाई की तरह निकल के अलग हो जाता है, वो मर जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। तो कपड़े का मास्क दोबारा से वो तैयार हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। केंद्र सरकार ने किसानों को अगले दौर की वार्ता के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल शिखर बैठक करेंगे। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.51% हुई। कोरोना वायरस के नए रूप के संक्रमण के खतरे को देखते हुए कई यूरोपीय देशों ने ब्रिटेन की उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया और सरकार ने अगले वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 4 स्वदेशी खेलों को शामिल किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ब्रिटेन में नोवेल कोरोना वायरस का खतरनाक रूप सामने आने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए तत्काल संयुक्त निगरानी समूह की बैठक बुलाई है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में संयुक्त निगरानी समूह की आज सुबह बैठक हो रही है। इसमें ब्रिटेन में कोरोना वायरस के रूप बदलने की खबर पर चर्चा होगी। भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि एच ओफ्रिन के भी इस बैठक में शामिल होने की संभावना है। श्री ओफ्रिन संयुक्त निगरानी समूह के सदस्य भी हैं। इस बीच ब्रिटेन में नोवेल कोरोना वायरस का ज्यादा खतरनाक रूप सामने आने की खबर के बाद कई यूरोपीय देशों ने ब्रिटेन से विमान यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। आयरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड्स और बेल्जियम ने विमान सेवा रोकने का फैसला किया है। यूरोपीय संघ की बैठक में आज नई चुनौती से निपटने के लिए ज्यादा समन्वित उपायों पर चर्चा होगी। वायरस का ये नया रूप लंदन और दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में बड़ी तेजी से फैला है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने क्रिसमस की अवधि के दौरान योजनाबद्ध छूट समाप्त करते हुए प्रभावित इलाकों में नए 4 स्तरीय प्रतिबंध लगा दिए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया है कि वायरस का नया रूप 70% अधिक संक्रामक है। स्वास्थ्य मंत्री मैट हैकॉक ने कहा कि वायरस नियंत्रण से बाहर है और इस पर नियंत्रण के प्रयास करने होंगे। अमेरिका और ब्रिटेन के बाद यूरोप में भी क्रिसमस के उपरांत व्यापक टीकाकरण अभियान शुरू होने की संभावना है। वर्ष की प्रमुख झलकियों की वार्षिक श्रृंखला ईयर एंडर 2020 की आज की विशेष कड़ी में हम स्वच्छ भारत मिशन पर रिपोर्ट लाए हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने देश को स्वच्छ बनाने पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है और स्वच्छ भारत मिशन को जन आंदोलन के रूप में चलाया है। इस वर्ष 8 अगस्त को नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि स्वच्छ भारत अभियान ने लोगों की सामाजिक चेतना और व्यवहार में स्थायी बदलाव किया है। देश के बच्चे बच्चे में पर्सनल और सोशल हाइजीन को लेकर जो चेतना पैदा हुई उसका बहुत बड़ा लाभ कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में भी मिल रहा है। जब भारत की 60% आबादी खुले में शौच के लिए मजबूर थी, स्वच्छाग्रह ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमें बहुत बड़ा सहारा दिया है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव उपेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन ने कोविड-19 सहित बीमारियों के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वच्छ भारत मिशन में करीब 10 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट बनाए गए, उनका सदुपयोग भी सुनिश्चित किया गया और इससे सैनिटेशन को काफी बढ़ावा मिला है। और जैसा कि सब जानते हैं, चाहे कोविड महामारी हो या दूसरी तरह की बीमारियां हो, स्वच्छ जल की उपलब्धता और सैनिटेशन इन दोनों ने अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि जन भागीदारी ने स्वच्छ भारत मिशन को विश्व का सबसे बड़ा व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम बना दिया है। देश में स्वच्छता सुनिश्चित करने में स्वच्छ भारत अभियान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2014 में इस अभियान की शुरुआत के बाद से देश भर में 10 करोड़ 73 लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया। इसके अलावा 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता का दायरा 100% हो गया है, जो 2014 में केवल 38% के करीब था। कोविड-19 महामारी के दौरान स्वच्छता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए
सभी लोगों ने साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया। यह अभियान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग अलग चलाया गया। इस सफलता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भारत की सराहना की है। यह अभियान अब अपने दूसरे चरण में है, जिसमें देश के गाँवों को ODF से ODF प्लस चरण में पहुँचाने पर बल दिया जा रहा है। इस चरण में खुले में शौच जाने से मुक्त स्थिति को पुख्ता करने और ठोस तथा तरल कचरे के प्रबंधन की सुविधाएं सभी के लिए सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोगों का आह्वान किया है कि वे वैश्विक भारतीय के महात्मा गांधी के सपने को पूरा करें। उन्होंने कहा कि स्वदेशी, स्वावलंबन और स्वतंत्रता के आदर्शों को अपनाकर इसे पूरा किया जा सकता है। औरंगाबाद में महात्मा गांधी मिशन के अंतर्गत नवाचार, इंक्यूबेशन और अनुसंधान केंद्र उद्घाटन के अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि महात्मा गांधी ने देश को अनुशासित बनाने के लिए मूल्य आधारित जीवन शैली की शिक्षा दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज प्रदेश के लगभग 20,000 पथ विक्रेताओं को मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के अंतर्गत 10-10 हजार रुपये के ब्याज मुक्त ऋण का वितरण करेंगे। भोपाल के मिंटो हॉल में वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कुछ हितग्राहियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संवाद भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री शहरी पथ विक्रेता योजना प्रधानमंत्री स्वनिधि की तर्ज पर शुरू की गई ग्रामीण पथ विक्रेता योजना में छोटे छोटे पथ व्यवसायियों मसलन फल सब्जी विक्रेता, बढ़ई, कुम्हार, बुनकर इत्यादि को उनके काम के लिए 10-10 हजार रुपए का ब्याज रहित ऋण दिया जाता है। इसके लिए क्रेडिट गारंटी राज्य सरकार देती है और वेंडरों को स्टाम्प ड्यूटी भी नहीं देनी पड़ती। 18 से 55 वर्ष की आयु का कोई भी ग्रामीण पथ व्यवसायी इस योजना का लाभ ले सकता है। हितग्राहियों को योजना का लाभ जल्द दिलाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार कामगार सेतु पोर्टल भी संचालित कर रही है, जिस पर अभी तक 8,52,000 से अधिक हितग्राहियों का पंजीयन किया जा चुका है। इनमें से 80,000 से अधिक हितग्राहियों के ऋण प्रकरण स्वीकृत किए गए हैं, जबकि 40,000 से अधिक व्यवसायियों को ऋण मिल चुका है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को आज उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में श्री मोदी ने श्री जगन मोहन रेड्डी के बेहतर स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। खेल मंत्रालय ने अगले वर्ष खेलो इंडिया में 4 स्वदेशी खेलों को भी शामिल करने को मंजूरी दी है। हरियाणा में होने वाले इन खेलों में गतका, कलरीपयट्टू, तांगटा और मलखंभ की स्पर्धाएं भी होंगी। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि देश में स्वदेशी खेलों की समृद्ध विरासत है और खेल मंत्रालय इन खेलों के संरक्षण, प्रोत्साहन और लोकप्रियता को प्राथमिकता दे रहा है। एक रिपोर्ट। स्वदेशी खेलों के खिलाड़ियों के लिए खेलो इंडिया से बेहतर कोई मंच नहीं है। योगासन के साथ इन 4 स्पर्धाओं से खेलो इंडिया और अधिक खिलाड़ियों के आकर्षण का केंद्र बनेगा। कलरीपयट्टू केरल का खेल है जो दुनिया भर में खेला जाता है। मलखंभ भी देश भर में लोकप्रिय है, लेकिन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ज्यादा प्रसिद्ध है। गतका मूल रूप से पंजाब का खेल है जो निहंग सिख योद्धाओं की पारंपरिक युद्ध शैली है और खेलों के साथ साथ आत्मरक्षा के रूप में भी उपयोग किया जाता है। तंगटा मणिपुर का मार्शल आर्ट है जिसे हाल के दशकों में भुला दिया गया, लेकिन खेलो इंडिया से इस स्पर्धा को राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। और अब एक नजर आज के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह धुंध छाई रही, दिन में भी हल्के बादल छाए रहेंगे। यहाँ न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं। मुंबई में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, तापमान 26 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में तापमान 12 और 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। उत्तर भारत की बात तो श्रीनगर में हल्की वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 0 से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, अधिकतम 7 डिग्री सेल्सियस के करीब रहेगा। लेह में न्यूनतम तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 0 से 1 डिग्री सेल्सियस नीचे रहने के आसार हैं। गिलगित में हल्की वर्षा होने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। अब और प्रियंका ये बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या खास है। जी विमलेंदु, पश्चिम बंगाल में राजनीतिक सरगर्मी अखबारों की बड़ी खबर है। अमर उजाला ने गृह मंत्री अमित शाह के हवाले से सुर्खी दी है
हिंसा और घुसपैठियों से मुक्ति चाहता है बंगाल, हिंसा का जवाब लोकतंत्र से देंगे। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, बाहरी नहीं होगा बंगाल का मुख्यमंत्री। नेपाल में संसद भंग और मध्यावधि चुनाव की घोषणा जनसत्ता का मुख्य है। पत्र लिखता है, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष नेता ओली और प्रचंड की खींचतान चरम पर। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, किसानों से फिर होगी बात। केंद्र सरकार ने किसानों को फिर वार्ता के लिए बुलाया, वार्ता की तारीख चुनने को कहा। गतिरोध समाप्त करने को हर संभव विकल्प अपनाने को तैयार है सरकार। सुप्रीम कोर्ट के रुख के अनुरूप समिति के गठन की भी तैयारी। हिंदुस्तान की खबर है, भारत ने कारोबारी सुगमता रैंकिंग में चीन को नीचे धकेला। विश्व बैंक की संशोधित रिपोर्ट में 7 पायदान लुढ़ककर चीन 85वें स्थान पर पहुंचा। भारत 14 पायदान सुधरकर 63वें स्थान पर। दैनिक भास्कर उम्मीदों का अंक शीर्षक से लिखता है, कोरोना के बाद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल में भारत दुनिया में सबसे आगे। रेटिंग एजेंसी PwC के अनुसार अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक वृद्धि भारत में हुई। ब्रिटेन में कोरोना विषाणु की नई प्रजाति के कहर पर हिंदुस्तान का कहना है, स्वास्थ्य मंत्रालय की संयुक्त निगरानी समूह की आज आपात बैठक में होगा विचार विमर्श। ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन से हालात बेकाबू हुए। अमर उजाला ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का उल्लेख करते हुए लिखा है, भारत में जनवरी से कोरोना का टीकाकरण संभव। पहली प्राथमिकता वैक्सीन का सुरक्षित और असरदार होना है। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, कश्मीर में 2G स्पीड के बावजूद इंटरनेट पर तेजी से फैल रहा है युवाओं का बिजनेस। स्लो इंटरनेट के बीच व्हाट्सएप पर ले रहे ऑर्डर और इंस्टाग्राम पर जोड़ रहे नए ग्राहक। 5 करोड़ रुपए का है इन व्यवसायों का कारोबार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत जापान संवाद सम्मेलन को संबोधित करेंगे। एक ट्वीट में भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि श्री मोदी सम्मेलन को आज सुबह 9:30 बजे संबोधित करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने किसानों को अगले दौर की वार्ता के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल शिखर बैठक करेंगे। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.51% हुई और कोरोना वायरस के नए रूप के संक्रमण के खतरे को देखते हुए कई यूरोपीय देशों ने ब्रिटेन की उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।